हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर। आपको स्क्रीन हिलती हुई नज़र आ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा भूकंप आया है। जी हाँ, आपने सही समझा, आज स्क्रीन पर भूकंप आ गया है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भूकंप के बारे में। भूकंप क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनमें कौन कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और सारी चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से सीखिए। चलिए सबसे पहले समझेंगे हम कि भूकंप की परिभाषा और भूकंप क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। भूकंप या भूचल पृथ्वी की सतह को हिलने को हम कहते हैं। आप समझ रहे होंगे कि जब पृथ्वी की सतह हिलती है तो सभी चीज़ें हिलने लगती है। यही जो हलचल होती है इसे हम भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थलमंडल लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। ठीक है, ये कैसे होता है? जब पृथ्वी के स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर में ऊर्जा अचानक मुक्त होती है, उसी कारण जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वह उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के भूपृष्ठ पर हलचल होने लगती है और सभी चीज़ें गिरने लगती हैं, सभी चीज़ें ध्वस्त हो जाती हैं। यह कभी कभी बहुत ही बड़े में और या तो कभी कभी यह इसका मतलब जो इसका क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी यह हिंसात्मक हो सकता है और कभी कभी नॉर्मली भी होता है। हिंसात्मक कैसे होगा? यह पूरे नगर को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। यानी भूकंप अगर बड़े पैमाने पर उत्पन्न होता है तो यह पूरे नगर को ध्वस्त करने की क्षमता होती है। ठीक है, समझ में आया? भूकंप क्या होता है? पृथ्वी के स्थलमंडल पे जो अचानक हलचल होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन को कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन को हम भूकंप कहते हैं, जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है। यह प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो भूकंप कैसे? प्रकृति के भी हो सकते हैं, प्रकृति के द्वारा भी और मानवीय द्वारा उत्पन्न भी हो सकते हैं। प्रकृति कांडों में क्या क्या आता है, सबसे पहले हम समझेंगे। प्रकृति कांडों में कैसे कैसे होंगे? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, विवर्तनीय अस्थिरता द्वारा, संतुलन स्थापना के प्रयास से, वलन और भ्रंशन द्वारा और प्लूटोनिक घटनाओं के द्वारा। ठीक है, और या तो भूगर्भिक जो गैसें होती हैं उनका फैलाव अधिक होने लगता है तब भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या क्या होते हैं? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, विवर्तनिक अस्थिरता द्वारा, संतुलन स्थापित के प्रयास द्वारा, वलन भ्रंशन प्लूटोनिक घटनाओं और भूगर्भिक जो गैसें होती हैं उनके फैलाव द्वारा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें कौन सी हो गई? ये प्राकृतिक द्वारा होती हैं। आगे बढ़े तो ये इतनी चीजें आपको समझ में आई कि क्या क्या होता है। कृत्रिम यानी जो मानवीय निर्मित भूकंप होते हैं उनके बारे में अगर हम कहें तो यह मानवीय क्रियाओं की अवैज्ञानिकता के परिणाम होते हैं। इसके संदर्भ में विवर्तनिक रूप में अस्थिर प्रदेशों में सड़कों, बांध, विशाल जलाशय आदि उदाहरण ले सकते हैं। तो आपको समझ में आया प्रकृति कौन कौन से हैं, मानव निर्मित भूकंप कौन कौन से होते हैं। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा काफी मात्रा में बढ़ जाती है। तो ये याद रखने वाली बात है कि भूकंप आने के पहले वायुमंडल में कौन सी गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो है रेडॉन गैसों की मात्रा काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इसी गैस की मात्रा में वृद्धि होना उस प्रदेश विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। तो भूकंप आने का संकेत किस गैस के माध्यम से पता चलता है? तो हम क्या कहेंगे? रेडॉन गैसों के माध्यम से हमें भूकंप आने का संकेत मिल जाता है। जिस जगह से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो ये हम आगे बढ़ेंगे कि जो गैसें जिस जगह से उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सी समझते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे भूकंप आने से किस प्रकार से यह नगर को ध्वस्त कर देता है। भूकंप अगर बड़े पैमाने पर आ जाए तो यह पूरे के पूरे नगर को ध्वस्त कर सकता है। आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। अब भूकंप का मापन कैसे किया जाता है? तो भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो भूकंप मापी यंत्र को हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। एक भूकंप का आघूर्ण परिणाम मापक्रम पारंपरिक रूप से मापा जाता है या संबंधित और अप्रचलित रिक्टर पैमाने पर लिया जाता है।
6 या उससे कम रिक्टर परिमाण की तीव्रता का भूकंप अक्सर अगोचर होता है, जबकि 9 रिक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति के कारण का होता है। तो 6 और 9 क्या है, यह रिक्टर पैमाने पर हमें अंक दर्शाता है कि भूकंप की तीव्रता किस प्रकार से है। झटकों की तीव्रता का मापन विकसित मरकौली पैमाने पर किया जाता है। तो जो झटके होते हैं भूकंप के, तो उसको किस पैमाने पर हम नोट करते हैं, और उसको मरकौली पैमाने पर हम नोट करते हैं। तो समझ में आया, भूकंप का मापन भूकंप यंत्र से किया जाता है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। ठीक है, 6 या उससे कम है तो भूकंप नॉर्मल होता है। अगर 9 से तीव्रता पर है तो यह काफी गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, समझ में आया आपको इतनी चीजें। अब पृथ्वी पर सतह भूकंप आने अपने आप को भूमि को हिलाकर या विस्थापित कर प्रकट करता है। तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप कैसे आता है, अभी आपको मैंने बताया कि पृथ्वी की सतह पर भूपृष्ठ पर कंपन होता है। तो कंपन कैसे होगा, भूमि हिलेगी, विस्थापित होगी तो कंपन होगा। जब एक बड़ा भूकंप ऊपरी केंद्र अपतटी स्थिति में होता है तो यह समुद्र किनारे पर पर्याप्त मात्रा में विस्थापन का कारण बनता है, जो सुनामी का कारण है। तो भूकंप का संबंध हमेशा सुनामी से होता है। जब एक बड़ा भूकंप यानी बड़ी क्षमता का भूकंप जो होता है, यह ऊपरी अपतटी स्थिति में होता है। यह समुद्र के किनारे पर्याप्त मात्रा में विस्थापन के कारण बनता है। यानी समुद्र के जो किनारे होते हैं उनमें जब विस्थापन होता है तो यह भूकंप उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं सुनामी। सुनामी आपने अक्सर सुना होगा कि सुनामी कैसे आती है, तो जब समुद्र के धरातल पर जो परतें होती हैं वो विस्थापित होती हैं, तभी सुनामी उत्पन्न होती है। भूकंप के झटके कभी कभी भूस्खलन और ज्वालामुखी गतिविधियों को भी पैदा करते हैं। तो भूकंप के झटके और क्या करते हैं, एक तो सुनामी का कारण बनते हैं, दूसरा भूस्खलन यानी उस पर पृथ्वी की जो परतें होती हैं वह नीचे की ओर विस्थापित होने लगती है, ज्वालामुखी गतिविधियों को भी पैदा करता है। आगे बढ़े, आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से भूकंप का एक केंद्र होता है जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम भूकंप मूल, जहां पर भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल यानी फोकस कहते हैं। तो जिस जगह से भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं हम उसे भूकंप मूल कहते हैं। जहां सबसे पहले भूकंपी लहरों का अनुभव होता है उसे हम भूकंप केंद्र यानी एपिक सेंटर कहते हैं। तो समझ में आया, आपको केंद्र दिख रहा होगा कि केंद्र कहाँ पर है। तो सबसे पहले भूकंपी जो तरंगे होती हैं जिस जगह पर उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं, और जहां पर अनुभव होता है उसे भूकंप केंद्र यानी एपिक सेंटर कहते हैं। समझ में आया, आगे बढ़े। झटके और भूमि का फटना। झटके और भूमि का फटना भूकंप का प्रमुख प्रभाव है। यानी झटके और भूकंप में क्या होता है, भूमि फटती है और अचानक से झटके लगते हैं जो मुख्य रूप से इमारतों अन्य कठोर संरचनाओं या कम या अधिक गंभीर नुकसान पहुंचाती है। स्थानीय प्रभाव की गंभीरता भूकंप के परिणाम के जटिल समायोजन पर, एपिक सेंटर से दूरी पर, स्थानीय भूवैज्ञानिक भू आकार की स्थिति पर निर्भर करती है। यानी मैंने अभी आपको इस एपिक सेंटर बताया कि जहां पर सबसे पहले भूकंपी लहरों का अनुभव किया जाता है उसे एपिक सेंटर कहते हैं। ठीक है, जो तरंग के प्रसार कम या अधिक कर सकती हैं। भूमि के झटकों को भूमि त्वरण से नापा जाता है। तो भूमि के झटकों को किस चीज से नापते हैं, भूमि त्वरण से नापते हैं। ठीक है, भूकंप के दौरान जो ऊर्जा भूकंप मूल से निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि भूकंप के दौरान जो ऊर्जा भूकंप के मूल से निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, भूकंप के दौरान कई तरंगे उत्पन्न होती हैं जिसके बारे में हम अभी समझेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पृथ्वी की दो परतें हैं वह किस प्रकार से आपस में टकराती हैं, दूर होती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के भूपृष्ठ पर कंपन उत्पन्न होता है। इसी कारण भूकंप आता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से पृथ्वी के अंदर हलचल होती है जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है।
भूसंखलन और हिमसंखलन। भूसंखलन यह किसके कारण होता है? यह भूकंप के कारण ही भूसंखलन और हिमसंखलन होता है, जो पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में क्षति के कारण हो सकता है। एक भूकंप के बाद किसी लाइन या विद्युत शक्ति के टूट जाने से आग भी लग सकती है। तो भूकंप आता है तो सभी चीजें ध्वस्त होने लगती हैं। उससे क्या होता है, जो लाइट के खंभे होते हैं वह भी टूट कर गिरने लगते हैं, जिससे आग भी लग सकती है। यदि आग जल का मुख्य स्रोत फट जाए या दबाव कम हो जाए तो एक बार आग शुरू हो जाने के बाद इसे फैलने से रोकना कठिन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो मैं आपको बता रही थी कि पृथ्वी में भूकंप, जो 3 भूकंपी तरंगे होती हैं वो कौन कौन से होती हैं? सबसे पहला प्राथमिक और लंबात्मक तरंगे होती हैं, जिन्हें हम पी तरंगे या प्राइमरी तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, पी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे एस होती हैं। तो पी तरंगे क्या होता है? पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, ये ध्वनि की भांति चलती हैं, ठीक है। एस तरंगे क्या होती हैं? ये प्रकाश की भांति चलती हैं। तो समझ में आ रहा है? तो पृथ्वी जब भूकंप उत्पन्न होता है, जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। आगे बढ़े। तो ये था आपका पूरा भूकंप का टॉपिक, जिसके बारे में मैंने ओवरव्यू आपको दिया है कि भूकंप किस प्रकार से आता है, इसमें कौन कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं, मुख्यतः भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, और सुना भूकंप की उत्पत्ति के कारण कौन कौन सी अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। जैसे भूकंप के दौरान सुनामी भी उत्पन्न होती है, भूस्खलन होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। ये सारी चीज़ें भूकंप की उत्पत्ति के कारण ही होती हैं। तो हमने देखा कि भूकंप की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है या किस किस प्रकार से हमें क्षति पहुंचा सकता है। अब कुछ चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। कुछ भूकंप जो तरंगे तीव्रता मापी जाती है उनके बारे में समझेंगे। उन्हें हम क्या कहते हैं? जिससे भूकंप की तरंगे या तीव्रता नापते हैं उन्हें हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता हम कैसे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से नापते हैं। 1 सेकेंड। भूकंप की तीव्रता हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं। ये 3 स्केल होते हैं, इसके 3 स्केल होते हैं। एक रॉसी होता है, एक मर्केली होता है, एक रिक्टर होता है। रॉसी स्केल में इसके मापक 1 से 11 के बीच होते हैं। मर्केली में यह अनुभव प्रधान स्केल यानी इसके 12 मापक होते हैं। रिक्टर में इसमें 0 से 9 तक की होती है। प्रत्येक रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। तो इस प्रकार से हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।